तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, दौलत के अलग अलग मनोवैज्ञानिक पड़ावों को समझने का सफर, जीरो से शुरू होके बिल्कुल टॉप तक। $1247। सोचिए, रात के लगभग 12 बज रहे हैं, कोई अपने फोन पर बैंक बैलेंस देख रहा है। ये कोई सेविंग्स नहीं है, ये बस बैलेंस है, और ये उस गद्दे पर लेटे हुए देखा जा रहा है जो फेसबुक मार्केटप्लेस से खरीदा गया था। जीरो पर होना असल में ऐसा महसूस होता है, कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, बस हिसाब किताब की एक धीमी लगातार टेंशन जो दिमाग में चलती रहती है। हर फैसला एक गणित है, जैसे किराने की दुकान में खड़े होकर सोचना कि अच्छा वाला तेल वापस रख दें और स्टोर का सस्ता वाला ब्रांड ले लें। तो ये है पहला पड़ाव, जीरो का गणित। इस स्टेज पर पैसा कोई टूल नहीं है, ये तो बस एक लगातार बनी रहने वाली चिंता है। या तो आपके पास सांस लेने के लिए काफी है, या फिर आपका दम घुट रहा है। हकीकत कुछ ऐसी दिखती है। स्टूडेंट लोन का कर्ज, क्रेडिट कार्ड का बिल सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाती है। बैंक ऐप को मैसेज से ज्यादा बार चेक किया जाता है, और सबसे बड़ी बात, सेविंग्स में $200 डालना और सिर्फ 3 दिन बाद उसे वापस निकाल लेना। एक जाल है जिसमें हर कदम आगे बढ़ाने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। और यहीं पर पहला सबसे जरूरी नियम सामने आता है, पैसे के साथ हमारा रिश्ता पूरी तरह से इमोशनल होता है। और जब हम इमोशंस, खासकर डर के आधार पर फैसले लेते हैं, तो वो हमें गलत दिशा में ही ले जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू होती हैं। कहानी ऊपर की तरफ जाने लगती है, छोटी छोटी जीतों के साथ। वो पहला पल याद है जब अपने किसी फैसले की वजह से कोई नंबर सही दिशा में गया हो, जैसे वो $1200 का क्रेडिट कार्ड बिल, जब वो जीरो हुआ होगा। उसका स्क्रीनशॉट तो लिया होगा, पर शायद किसी को भेजा नहीं होगा, क्योंकि कोई और समझ ही नहीं सकता कि वो छोटी सी जीत असल में कितनी बड़ी थी। यहीं से शुरुआत होती है। फिर आता है $10,000 का आंकड़ा। 26 साल की उम्र में पहली बार जब कोई इस नंबर को पार करता है ना, तो इसका जो साइकोलॉजिकल असर होता है वो उस रकम से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ऐसा लगता है मानो अब हम एक अलग लीग में आ गए हैं। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट। $1500 इन्वेस्ट किए और अगले ही दिन मार्केट नीचे। अब अंदर से आवाज आती है, पैसे निकाल लो, लेकिन उस आवाज को रोक लिया जाता है। बस यहीं सब कुछ बदल जाता है। डर को अपने फैसले कंट्रोल करने देने के बजाय कंट्रोल खुद ले लिया जाता है। पैसा अब सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि जानकारी का एक जरिया बन जाता है। फिर एक स्टेज आता है जब सब कुछ ठीक ठाक लगने लगता है। एक स्टेबल जॉब, ठीक ठाक सैलरी, पर जब हिसाब लगाया जाता है तो समझ आता है कि सिर्फ सैलरी बचाने के पारंपरिक रास्ते से मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। और यहीं पर दूसरा नियम सामने आता है। सैलरी असल में एक छत है जिसे हमें एक फर्श की तरह दिखाया जाता है। वो सुरक्षित लगती है, पर असल में वो आपकी ग्रोथ को रोक रही होती है। एक बार जब इनकम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं करती, तो ग्रोथ कितनी तेजी से होती है वो देखिए। एक छोटा सा साइड प्रोजेक्ट, फिर साइड इनकम सैलरी से ज्यादा हो जाती है, और फिर एक रेंटल प्रॉपर्टी। अचानक से जो फासला नामुमकिन लग रहा था वो भरने लगता है। लेकिन इसका एक सामाजिक पहलू भी है। जब कैपिटल को प्राथमिकता दी जाती है तो टकराव होता है। किसी दोस्त की शादी में जाने से मना करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए अपनी संपत्ति नहीं बेचनी। ना कहना सीखना पड़ता है, और कभी-कभी ये रिश्तों में तनाव भी पैदा कर देता है। अब आते हैं उस बड़े मील के पत्थर पर, पहला $1 मिलियन, और देखते हैं कि वहां पहुंचकर असल में महसूस क्या होता है। तीसरा नियम कहता है, $5 लाख तक आप संपत्ति खरीद रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपकी संपत्ति ही दूसरी संपत्ति को खरीदना शुरू कर देती है। मतलब पैसा अब खुद काम करने लगता है। और फिर वो दिन आता है, बैलेंस दिखता है, $1,40,000। लेकिन कोई बड़ी पार्टी नहीं होती, कोई जश्न नहीं, बस एक अजीब सी शांति होती है। और दिमाग में पहला ख्याल आता है, ये काफी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। अगले चरण में खेल बदल जाता है। अब पैसा जमा करने पर फोकस नहीं है, बल्कि अपनी कैपिटल को सही जगह पर रखने, यानी पोजीशनिंग पर है। अब दौड़ना नहीं, सही जगह खड़ा होना जरूरी है। और चौथा नियम इसी से जुड़ा है। दौलत वो नहीं है जो आप जमा करते हैं, दौलत वो चीजें हैं जो आपको अब नहीं करनी पड़ती हैं। जैसे 3 हफ्ते की छुट्टी पर जाना और 5 दिन तक अपना ईमेल तक चेक ना करना। ये वो असली आज़ादी है जो पैसा इस लेवल से नीचे नहीं खरीद सकता।
$5 मिलियन पर एक और चीज होती है, उन लोगों से पैसे के बारे में बात करना मुश्किल हो जाता है जिनके पास ये नहीं है। आपके लिए $5 लाख एक इन्वेस्टमेंट का साइज है, कोई जीवन बदलने वाली रकम नहीं, लेकिन अगर यही बात किसी गलत जगह कह दी जाए तो आप विलेन बन जाते हैं। तो चुप रहना सीख लिया जाता है। $10 मिलियन से ऊपर आपकी वैल्यू सिर्फ आपके पैसे में नहीं होती। आपकी पूंजी, आपका तजुर्बा और सबसे बढ़कर आपकी रेप्यूटेशन, ये खुद एसेट बन जाते हैं। लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आपकी रेप्यूटेशन और अनुभव से उन्हें फायदा हो सकता है। अब हम दौलत के सबसे ऊंचे स्तरों की बात करते हैं, जहां अलगाव, ताकत और कुछ बड़े समझौते कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। और आखिरी नियम, $50 मिलियन के ऊपर पैसा आपकी कीमत तय करना बंद कर देता है। वो आपकी पहुंच को मापने लगता है। अब दौलत सिर्फ एक बैलेंस शीट नहीं है, ये नीतियों और अर्थव्यवस्थाओं पर असर डालने की ताकत है। लेकिन इसी शहर में कहीं पर, ठीक इसी वक्त, हम वापस उसी नंबर पर आते हैं। $1247, एक 24 साल का इंसान जो किराने की दुकान में खड़ा है और अभी-अभी इस सफर की शुरुआत कर रहा है। वो सोचता है कि ये पूरी कहानी पैसे के बारे में है। उसे ये नहीं पता कि इस सफर की असली कीमत क्या है। पैसा तो बढ़ता जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सब कुछ भी बदलता है। तो सवाल ये है कि असल में सौदा क्या है?